जी अस्सलाम वालेकुम बेटा, आवाज़ आ रही है मेरी क्लियर? वालेकुम सलाम सर जी, आ रही है। ओके वालेकुम सलाम सर जी। ठीक। चलें, हमने जो मुझे याद पड़ता है हमने लास्ट टाइम सैलिसाइलेट्स किए थे, ऐसे ही है? सर सैलिसाइलेट किए थे। ठीक है, सही। चलो अब नेक्स्ट आपकी हमारी जो क्लास है दैट इज एनिलीन एंड पैरा अमाइनोफिनोल डेरिवेटिव्स। ये एनसेड्स की सेकंड क्लास है। अब एक बड़ी यूनिक चीज़ रिलेटेड है इस क्लास के साथ कि कुछ केमिस्ट हैं जो एनिलीन एंड पैरामाइनोफिनोल डेरिवेटिव्स को एनसेड्स में क्लासिफाई नहीं करते, जबकि कुछ के नज़दीक ये एनसेड्स की ही एक क्लास है। तो इसकी एक ना रीज़न है, इस क्लास की यूनिक बात ये है कि जो मोस्ट ऑफ द ड्रग्स इस क्लास की हैं उनकी एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्टिविटी नहीं है। ठीक है, ये जो एनिलीन और पैरामाइनोफिनोल डेरिवेटिव्स हैं या तो ये एनाल्जेसिक हैं
और या ये एंटीपायरेटिक हैं या दोनों एक्टिविटीज़ इनके अंदर हैं। एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्टिविटी इस क्लास की कोई बहुत सिग्निफिकेंट नहीं होती है, यानी नेग्लिजिबली जो है ना वो स्मॉल एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्टिविटी है। तो इसलिए कुछ लोग कहते हैं कि इसको तो एनसेट में रखना ही नहीं चाहिए, जबकि कुछ लोग इसको क्लासीफाई करते हैं कि ठीक है बाकियों की तरह ये एनर्जेटिक एंटीपायरेटिक है और एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्टिविटी है ज़रूर इनकी, लेकिन बहुत कम है। तो ये एक बात बस बताना ज़रूरी है कि हो सकता है कुछ बुक्स में आप जब इस क्लास को पढ़ रहे हो तो इसको एनसेट में ना लिखा हो, ठीक है ना, तो आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ सकता है कि ये कैसे, इनको तो एनसेट में होना चाहिए था। तो अब इसमें हम स्टार्ट करते हैं कि इसमें जो फर्स्ट एजेंट हम स्टार्ट करते हैं एनिलीन से, ठीक है। एनिलीन और बाकी सब आगे जो है ना वो इससे डिराइव होते हैं। तो एनिलीन क्या है? इट इज़ टॉक्सिक इन नेचर एंड काजेज मीथेमोग्लोबिनीमिया, ठीक है ना। ये एक कंडीशन है कि जिसमें मीथेमोग्लोबिन लेवल जो है ना वो राइज कर जाता है, यानी इसमें जो बेसिकली आरबीसी में हीमोग्लोबिन है ना, तो हीमोग्लोबिन की जगह जो है ना ये मीथेमोग्लोबिन जो है ना इसका लेवल आपके ब्लड में राइज करता है। तो रेड ब्लड सेल्स कंटेन मीथेमोग्लोबिन एट हायर लेवल्स देन 1%। तो आरबीसी में हीमोग्लोबिन की जगह मीथेमोग्लोबिन की जब क्वांटिटी थोड़ी सी राइज करती है तो फिर क्या होगा, ये कंडीशन होगी। तो हीमोग्लोबिन की देखिए प्रॉपर्टी है कि वो ऑक्सीजन को कैरी करता है, लेकिन मीथेमोग्लोबिन ऑक्सीजन को कैरी नहीं कर सकता। इसलिए फिर अगर ये कंडीशन आ जाए कि एक ड्रग जो है ना वो मीथेमोग्लोबिन के लेवल को राइज कर रही है तो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी आरबीसी की कम हो जाती है। तो ये एनिलीन के साथ एसोसिएटेड एक रिस्क फैक्टर है। तो अब फिर इसको थोड़ा सा आगे सेफर बनाने के लिए क्या किया, एसिटाइलेशन की। तो एसिटाइलेशन ऑफ एनिलीन प्रोड्यूसेस एसिटेनालाइड। अब ये जो कंपाउंड बना है दिस इज एसिटेनालाइड। एसिटाइलेशन आपको पता है दो कंपाउंड से करते हैं, एसिटिक एनहाइड्राइड या एसिटाइल क्लोराइड। तो यहाँ पर ये एसिटिक एनहाइड्राइड से हो रही है, एसिटाइल ग्रुप ऐड हो गया, दिस इज एसिटेनालाइड। और ये एक्टिव है, ठीक है, फीवर भी ट्रीट करेगा, पेन भी रिड्यूस करेगा। और ये पहले भी मार्केट भी होता रहा है, अब जाहिर है कि ये मार्केट में नहीं है, अब इससे सेफर एजेंट्स अवेलेबल हैं। तो पहले ये एंटी फेब्रिन के नाम से, ये एंटी फेब्रिन ब्रांड नेम है, तो ये मार्केट होता रहा है इस नेम के साथ। इसकी देखिए दो ही प्रॉपर्टीज़ हैं, फीवर रिड्यूसिंग एंड पेन रिलीविंग, एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्टिविटी इसकी नहीं है जी। अब इसी का एसिटेनालाइड का ज़रा स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप देख लें। इफ एसिटाइल ग्रुप इज रिप्लेस्ड बाय फॉर्माइल ग्रुप, ये जो एसिटाइल ग्रुप है ये वाला, ठीक है, इसको अगर आप फॉर्माइल ग्रुप से रिप्लेस कर दें तो फॉर्मेनिलाइड बनेगा। और अगर हम इसको रिप्लेस कर दें किससे, प्रोपियोनाइल ग्रुप से, तो ये बन गया प्रोपियोनालाइड। तो ये दो इसकी डेरिवेटिव्स बन सकते हैं। अब पहले फॉर्मेनिलाइड की बात करें तो इट इज़ मोर टॉक्सिक एज कम्पेयर टू एसिटेनालाइड बिकॉज इट इज़ हाइड्रोलाइज इन द बॉडी टू प्रोड्यूस फ्री एनिलीन। तो एनिलीन तो आपने प्रोड्यूस होने ही नहीं देना। फॉर्मेनिलाइड की जो बिगेस्ट यानी कि जो इसका ड्रॉबैक है कि ये बॉडी में जाके फ़ौरन से मेटाबोलाइज होगा और एनिलीन प्रोड्यूस करेगा, तो फिर तो वही मेथिमोग्लोबिनीमिया, तो फिर ये मस्ट कॉज करेगा, इसलिए इसको तो यूज़ नहीं कर सकते। अब जो प्रोपियोनानिलाइड है ये अब प्रोपियोनाइल डेरिवेटिव है, ठीक है, ये भी बना तो उसी मेथड से ही है, लेकिन ये क्या, ये रिलेटिवली मोर सेफर एजेंट है, इसकी इतनी इजीली इसकी हाइड्रोलिसिस नहीं होती, इट इज लेस पोटेंट एज कम्पेयर टू एसिटामाइड, लेस सॉल्युबल इन बॉडी फ्लूइड्स। तो एसिटामाइड के मुकाबले में ये दोनों नहीं है, लेकिन बहरहाल ये प्रोपियोनानिलाइड मोर सेफर एजेंट है। लेस सॉल्युबल क्यों होगा? क्योंकि चेन लेंथ इंक्रीज हो रही है जी। अब इस क्लास में जो नेक्स्ट एजेंट है दैट इज सैलिसाइल एनालाइड। इसमें क्या, इट इज नीदर एंटीपायरेटिक नॉर एनालाइड रादर इट इज एंटी फंगल। अब ये यूनिक, अब ये एक सॉर्ट ऑफ ना ये सेरेंडिपिटल जो है ना वो बात है कि आप क्या कर रहे हैं, आपने एक सैलिसिलिक एसिड का मॉलिक्यूल लिया और एक एनिलीन लिया है, ठीक है, तो आपने इन दोनों को ज्वाइन किया तो जाहिर है कि आप देख रहे होंगे कि इसकी कोई एनर्जाइजिक एंटीपायरेटिक एक्टिविटी आएगी, क्योंकि ये दोनों जो है ना वो एजेंट्स, इनकी अपनी प्रॉपर्टीज तो इस तरह की हैं, लेकिन जब इनको ज्वाइन किया सैलिसाइल एनालाइड बना,
तो हम क्या देखते हैं कि इसकी एक्टिविटी एंटी फंगल हो जाती है, ना एंटी पायरेटिक है ना एनाल्जेसिक है। ठीक है, अब ये ज़रा यूनिक सी बात, अब ये ड्रग डिस्कवरी में ये कौन सी, ये सेरेंडिपिटल डिस्कवरी जो है ना वो बनती है। तो सैलिसाइलाइड के टॉक्सिक इफेक्ट्स क्या हैं? ये जॉन्डिस कॉज कर सकता है और ये भी मेथिमोग्लोबिनीमिया कॉज कर सकते हैं। ये एसिटाइलाइड और सैलिसाइलाइड के अभी भी ये फीचर्स हैं कि ये मेथिमोग्लोबिनीमिया कॉज कर सकते हैं। रीज़न क्या है कि बॉडी में जाके मेटाबोलाइज होंगे तो कुछ ना कुछ ये फ्री एनिलीन्स प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, फॉर्मेलिनाइड बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करता है, इनके अंदर ये क्वांटिटी रिलेटिवली कम होगी, तो इसलिए ये ज़्यादा सेफ़र हैं। लेकिन हम कहें कि ये मेथिमोग्लोबिनीमिया बिल्कुल भी कॉज नहीं करते तो ऐसा नहीं है। और यही रीज़न है कि ये कोई फेमस ड्रग्स आज के दौर में तो ये बल्कि यूज़ हो ही नहीं रही। रीज़न उनके यही वाले साइड इफ़ेक्ट हैं। तो अब जब ये ड्रग्स इतनी सेफ़र नहीं थी तो जाहिर है कि आपको इस क्लास में और सेफ़र एजेंट्स की ज़रूरत है। तो क्या हुआ, काम इन पर चलता रहा, इन पे काम चलता रहा, तो नेक्स्ट आपके पास पैरा अमाइनोफिनोल डेरिवेटिव्स कुछ बनते हैं। अब केमिस्ट ने क्या किया, इस ट्राई में एनिलीन को सेफर बनाने के लिए पैरा पोजीशन पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगाया, तो ये बन गया पैरा अमाइनोफिनोल। अब पैरा अमाइनोफिनोल की आप एसिटाइलेशन करें, एसिटाइलेशन होगी तो क्या हो गया, ये यहाँ पर एक हाइड्रोजन रिप्लेस होके एसिटाइल ग्रुप, अब ये बन गया पैरा एसिटाइल फिनोल। ठीक है ना, यानी पैरा पोजीशन पर पैरा एसिटामाइड फिनोल, ये एसिटामाइड है और यहाँ पर फिनोल। इफ OH ग्रुप इज अटैच्ड टू एनिलीन इट बिकम लेस टॉक्सिक। ठीक है, लेस टॉक्सिक, आगे इसकी एसिटाइलेशन की तो ये अब एसिटामाइनोफिन या पैरासीटामोल। अब ये पैरासीटामोल का केमिकल स्ट्रक्चर है। तो क्या हुआ, हमने एनिलीन से पहले पैरामाइनोफिनोल बनाया तो ये मोर सेफर एजेंट है, इसकी एसिटाइलेशन की तो अब ये बन गया पैरासीटामोल। अब पैरासीटामोल का नेम जो है वो कैसे ओरिजिनेट हो रहा है, इसके केमिकल नेम से। केमिकल नेम क्या है, पैरा एसिटाइल अमाइनोफिनोल। देखिए पैरा एसिटाइल अमाइनो और ये पूरा स्ट्रक्चर क्या है, ये फिनोल है। ठीक है, तो फिनोल की पैरा पोजीशन पे एसिटाइल अमाइनो ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है, तो पैरा एसिटाइल अमाइनो फिनोल। अब ये नेम जो है वो पैरा और एसिटाइल, ये हो गया पैरासिटा, अमाइनो से AM से आ रहा है AM और फिनोल के OL से OL, तो ये नेम इसका इस तरह से बना है पैरासीटामोल। जी नेक्स्ट अब ये कि हम थोड़ा सा अब जब पैरासीटामोल और इनकी ज़रा कुछ और प्रॉपर्टीज़ आगे देखते हैं और कुछ और एजेंट्स भी यहाँ पर डिस्कस करते हैं। पैरामाइनोफिनोल है ना, इसकी आप एस्टेरिफिकेशन करें। ठीक है, एस्टेरिफिकेशन किस चीज़ से करें, मीन्स कि इसमें हम मिथाइल ग्रुप या इथाइल ग्रुप ऐड करें। फॉर एग्जांपल हमने मिथाइल ग्रुप ऐड किया तो वो हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा, ये बन गया पैरामाइनो मिथॉक्सी बेंजीन। और अगर हम इसको OH को रिप्लेस करें किसके साथ, इथाइल ग्रुप के साथ, तो ये बन गया पैरामाइनो इथॉक्सी बेंजीन। तो एनिलीन बेसिकली एनिलीन था और नीचे अब इसके ईथर जो है ना वो लिंकेज डेवलप हो गया। तो ये स्टेरिफिकेशन नहीं है, सॉरी दिस इज ईथरिफिकेशन, ये इसको ज़रा करेक्ट कर लीजिएगा, दिस इज ईथरिफिकेशन क्योंकि हमने ईथर बनाया है इससे। इफ एसिटाइलेशन इज परफॉर्म, अब हम इनकी एसिटाइलेशन करें तो आपके पास दो कंपाउंड बनेंगे। ठीक है, पैरा अमाइनो इथॉक्सी बेंजीन से बन गया फेनेसिटिन और पैरा अमाइनो मिथॉक्सी बेंजीन से बन गया एसीटोएनिसोल। अब ये दो कंपाउंड्स बने, इनमें से जो फेनेसिटिन है ये एज अ ड्रग डेवलप हुई और तकरीबन हम ये 100 ईयर्स तक ये मार्केट में सेल होती रही है फॉर एज एन एनर्जेटिक एजेंट एंड एंटीपायरेटिक एजेंट। तो इनमें से फेनेसिटिन आपको पता है कि ये फिर बाद में इसके नेफ्रोटॉक्सिक और कार्सिनोजेनिक एक्टिविटी बहुत ज़्यादा थी, उसको फिर मार्केट से विड्रॉ कर लिया और इसकी जगह फिर जो सेफ ड्रग कौन सी थी वो पैरासीटामोल है, तो उसको फिर डेवलप किया गया एज अ ड्रग और वो आज तक मार्केट में चल रही है। और ये भी आपको पता है कि फेनेसिटिन बॉडी में मेटाबोलाइज होकर पैरासीटामोल ही जो है वो जनरेट करती है। तो असल में तो वो एजेंट है जो काम करता है वो हमने खुद से बना लिया, ये दोनों अब यूज नहीं होते। डिफरेंस फ्रॉम एस्पिरिन, these have analgesic and antipyretic action but no anti-inflammatory action। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस क्लास का एंटी इंफ्लेमेटरी एक्शन नहीं है, सिग्निफिकेंट नहीं है, मतलब माइनर जरूर होगा कि जिसकी वजह से अभी तक ये इस क्लास में हम इसको डिस्कस करते हैं, लेकिन ये एंटी इंफ्लेमेटरी एक्शन के लिए यूज नहीं होती है।
ये फेनेसिटिन की सिंथेसिस किस तरह हो रही है? आप फिनोल लें, फिनोल की नाइट्रेशन करें तो पैरा पोजीशन पे जो है ना ये पैरा नाइट्रोफिनोल बना। अब आप क्या करेंगे? ईथरीफिकेशन, ठीक है। ईथरीफिकेशन के लिए आपने ऐसे इथाइल क्लोराइड यूज़ किया तो क्या हुआ? इथाइल ग्रुप को हाइड्रोजन से रिप्लेस कर लिया तो HCl बन गया और साथ में ये ग्रुप जो है वो इथाइल ग्रुप ऐड हो गया। अब क्या करें? रिडक्शन करें। रिडक्शन मीन्स कि हाइड्रोजन ऐड करें तो ऑक्सीजन इज रिप्लेस्ड बाय हाइड्रोजन। ये रिडक्शन आयरन और HCl के साथ हुई है, ठीक है। अब देखें क्या डिफरेंस रह गया इसमें और फेनेसिटिन में कि यहाँ पर एक एसिटाइल ग्रुप चाहिए था, बस एसिटाइलेशन करें तो आपके पास फेनेसिटिन प्रोड्यूस हो गया। तो ये फेनेसिटिन की सिंथेसिस का मेथड है। Later scientists examined the metabolites of acetanilide and phenacetin. Both these products produce paracetamol as metabolite, which is an active metabolite. ठीक है, ये वही बात कर रहे हैं कि जब एसिटाइनालाइड को मार्केट में यूज़ हो रही थी, फेनेसिटिन यूज़ हो रही थी, तो इन दोनों में जब स्टडी किया तो ये दोनों तो टॉक्सिक थी, लेकिन इनका ये भी काम क्यों कर रही थी? क्योंकि ये बॉडी में पैरासीटामोल खुद से जनरेट करती हैं, जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है। तो फिर केमिस्ट ने इसी को जनरेट कर लिया। एसिटाइनालाइड की एरोमेटिक हाइड्रोक्सिलेशन होती है तो पैरासीटामोल बनता है, और फेनेसिटिन की ODL काइलेशन होती है तो ये पैरासीटामोल बनता है। सो पैरासीटामोल वाज सिंथेसाइज्ड एंड सोल्ड इन मार्केट। एडवांटेजेस क्या है पैरासीटामोल के एस्पिरिन के ऊपर? इट इज स्टेबल इन एक्व सॉल्यूशन। एस्पिरिन आपको पता है कि एक्व सॉल्यूशन में स्टेबल नहीं होती। वाइल एस्पिरिन इज नॉट केप्ट if kept in aqueous solution for longer duration. In aspirin is not stable if kept in aqueous form for longer duration. तो ये इसका एडवांटेज है। पैरासीटामोल जो है ना वो स्टेबल है एक्वस सॉल्यूशन में, और एस्पिरिन लॉन्गर यानी कि टाइम के लिए आप उसको नहीं रख सकते। ये एक इसमें है। बाकी बहरहाल एस्पिरिन का एडवांटेज ये है कि वो एंटी इन्फ्लेमेटरी भी है, पैरासीटामोल एंटी इन्फ्लेमेटरी नहीं है। अब पैरासीटामोल की सिंथेसिस कैसे होती है? वही आपने जस्ट लाइक फेनेसिटिन फिनोल लिया, उसकी नाइट्रीफिकेशन करेंगे तो पैरा पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप अटैच हो गया। अब रिडक्शन करें, रिडक्शन वही हम प्लेलियम चारकोल से भी कर सकते हैं और आयरन और HCl से भी कर सकते हैं। तो हमने रिडक्शन की, रिडक्शन से हमें क्या मिल गया? पैरा हाइड्रोक्सी एनिलीन फॉर्म हो गया। अब क्या करें? जस्ट अब हमने यहाँ पर एसिटाइलेशन करनी है, तो एसिटाइलेशन कर लें हम। एसिटाइलेशन की तो हमारे पास एसिटामाइनोफेन प्रोड्यूस हो गया। तो ये बड़ा सिंपल 3 स्टेप में हम इसको प्रिपेयर कर लेते हैं। यूजेस एनर्जाइजर एंटीपायरेटिक है। अब ये पैरासीटामोल की बात हो रही है। साइड इफेक्ट्स क्या है कि ये हेपेटोटॉक्सिसिटी काज करता है। इट occurs due to toxic metabolite NAPQI, N-acetyl paraquinoamine, removal of 2 hydrogen atoms, oxidation occur from NH and OH during metabolism। ठीक है, ये यानी पैरासीटामोल से क्या होता है कि 2 हाइड्रोजन रिलीज करें, एक OH से और एक नाइट्रोजन से, तो आपके पास NAPQI फॉर्म होगा। तो ये हाईली टॉक्सिक है, ठीक है। और इसको फिर टॉक्सिक कंपाउंड्स को कौन से मेटाबॉलिज्म से हम से कंपाउंड पास होता है, ये बात मुझे बताएंगे कि अगर बॉडी के अंदर टॉक्सिक कंपाउंड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, कार्सिनोजेन या और इस तरह के टॉक्सिक कंपाउंड्स हैं, तो फेज 2 का कौन सा मेटाबॉलिज्म जो है ना वो इनका स्कैवेंजर है? कौन बताएगा आप में से? सर ग्लूटाथायोन। ग्लूटाथायोन। यस, ग्लूटाथायोन कंजुगेशन, ठीक है। तो उसका यही काम होता है कि वो टॉक्सिक मेटाबोलाइट्स को बॉडी से रिमूव करता है। अच्छा, NAPQI हैज इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर्स। ये आपने उधर भी पढ़ा था कि ग्लूटाथायोन कंजुगेशन किन कंपाउंड्स में होता है कि जिनमें इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर्स हों, तो इसमें भी क्योंकि इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है तो ग्लूटाथायोन कंजुगेशन होगी। When acetaminophen is used for longer duration of time, then glutathione is consumed and electrophilic centers bind to hepatocytes and cause hepatotoxicity. Do not use acetaminophen for more than 10 days. तो ये आपने जरूर जो है ना वो देखना है कि एसिटामिनोफेन वैसे बहुत सेफर एजेंट है। आप उसको बहुत ही हाई डोज में यूज़ करें, मतलब एक दिन की आप मिशन 15 या 20 गोलियां खा रहे हो, या आप बहुत ज़्यादा दिनों के लिए यूज़ करें तो फिर हेपेटोटॉक्सिसिटी होती है, क्योंकि ग्लूटाथायोन फिर इतना अवेलेबल नहीं होता बॉडी में, तब फिर ये NAPQI ना अपना काम करता है। अदरवाइज ये बहुत सेफर एक ड्रग है।
तो ये इस क्लास थी, अभी मैं साथ ही एक इसकी नेक्स्ट क्लास भी हम डिस्कस कर लेते हैं इसी लेक्चर के अंदर ही। इसमें कोई क्वेश्चन आए तो पूछें। नो सर। ठीक है, चलिए अगर आप लोग सुन रहे होंगे तो फिर ही क्वेश्चन माइंड में आएगा। 3-4 के अलावा ना कोई, मुझे नहीं लगता कोई सुन भी रहा होता है, ऐसे बस ऑन करके बैठ जाते हैं। नहीं सर सर पैरा सुन रही थी। पोजीशन हमने इसमें कुछ स्ट्रक्चर्स पढ़े तो उसमें पैरा पोजीशन का थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रही है, वो जरा क्लियर कर दें। देखें ना, पैरा पोजीशन कौन सी होती है? पैरा पोजीशन होती है जो फर्स्ट पोजीशन है ना उसके बिल्कुल एंटी जो पोजीशन होगी, यानी कि पोजीशन 4 जो बनती है वो पैरा होती है ना। तो अगर एक ग्रुप फॉर एग्जांपल OH है, वो पोजीशन 1 पे है, तो अब उसके बाद पोजीशन नंबर 4 देखें, ठीक है, वो आपकी पैरा पोजीशन होती है। ऑर्थो होती है पोजीशन नंबर 2, मेटा होती है पोजीशन नंबर 3 और पैरा होगी पोजीशन नंबर 4। ठीक है जी जी ओके सर। हाँ, ये दानिया इस बच्ची की आई थिंक फाइल में लगा है। मुनीबा तबस्सुम देखो। जी बेटा, आपको ये लेक्चर नंबर 12 नजर आ रहा है अभी? यस सर। यस सर। ठीक है, चलें ये। अच्छा, इसमें हम एंथ्रानिलिक एसिड डेरिवेटिव्स को डिस्कस कर रहे हैं। तो आपके सामने जो स्ट्रक्चर है, दिस इज एंथ्रानिलिक एसिड, ठीक है, और COOH है और साथ में एडजेसेंट पोजीशन पे OH की जगह यहाँ पर NH2 है। यानी अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखें तो ये सैलिसिलिक एसिड से बहुत हद तक रिजेंबल करता है, ऐसे ही है ना। एक कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है और OH को सिर्फ हमने NH2 से रिप्लेस किया है। अब हमने OH को NH2 से क्यों रिप्लेस किया है? ये याद है कि एंथ्रानिलिक एसिड जो है ना, ये एक सिंथेटिक एजेंट है, ये नेचुरली नहीं मिलता, ये हमने खुद इसको सिंथेसाइज किया है। और इसको सिंथेसाइज किया है थ्रू आइसोस्टेरिक ड्रग डिजाइनिंग। अच्छा, अब आप मुझे पहले बताएं कि व्हाट इज आइसोस्टेरिक ड्रग डिजाइनिंग। आप में से कोई मुझे बताए, अब हमने ये पहले डिस्कस तो किया हुआ है। सर वो कंपाउंड जिसका प्रॉपर्टी सेम हो, मॉलिक्यूलर साइज भी सेम हो, जिनके एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक नंबर सेम हो, उन ग्रुप से रिप्लेस कर दिया जाता है। और क्यों उनको रिप्लेस हम कर दिया जाता है? क्यों रिप्लेस करते हैं उनसे? सर ताकि हम स्ट्रक्चर में कोई मॉडिफिकेशन कर सकें। नहीं, ठीक ताकि है, ज्यादा सर उसकी पोटेंट हो, एक्टिविटी को इंक्रीज तो करने के लिए। ठीक है, ताकि सेफर ड्रग हो। चलें ठीक है। आप जो मैं पूछना चाह रहा हूँ वो नहीं बता रहे। इसमें देखिए ना, ऐसा है कि जी, आप देखें ना, हम फॉर एग्जांपल NH2 को किसी ऐसे ग्रुप से रिप्लेस करते हैं कि जिसकी इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टीज, उसका मॉलिक्यूलर साइज बिल्कुल इक्वल हो, एक जैसा हो। तो ये एक अजम्पशन, क्या एक इसका बड़े हद तक चांस है कि जब इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टीज आने वाले ग्रुप की भी सिमिलर हैं जो इसकी हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये सिमिलरली बिहेव करेगा रिसेप्टर की एक्टिव साइड या एंजाइम की एक्टिव साइड पे, जिस तरह पहले वाला ग्रुप कर रहा था। इसलिए यानी एग्जिस्टिंग ग्रुप्स को आप ना उन्हीं ग्रुप से रिप्लेस करते हैं कि जिनकी केमिकल प्रॉपर्टीज एक जैसी होती हैं। तो उससे हम अज्यूम ये करते हैं, ये एक अजम्पशन होती है कि जब ये अपनी साइट पर जाकर बाइंड करेगी तो वहाँ पर इसकी इंटरेक्शन विद एक्टिव साइट, ठीक है, वो बिल्कुल ऐसी ही होंगी जैसे पहले ग्रुप की थी। और ऐसा होता भी है, यानी ये इनकी प्रॉपर्टी भी है कि जब इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड एक जैसा है, ठीक है ना, उनकी पोलैरिटी एक जैसी है, उनका मॉलिक्यूलर साइज एक जैसा है, तो वो फिर उसी जगह पर फिट इन हो सकते हैं जहाँ पर पहले वाला ग्रुप भी जो है ना वो फिट इन हो रहा था। फिर उनकी बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज भी क्या होती हैं, वो उन्हीं की जैसी होती हैं। थोड़ी बहुत कम या ज़्यादा हो सकती हैं, लेकिन मोर और लेस जो है ना वो सेम बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। तो इस तरह से न्यू ड्रग जो है ना वो डिज़ाइन अगर की जाए तो इसको आइसोस्टेरिक ड्रग डिज़ाइनिंग कहते हैं। Any two ions or molecules having an identical number and arrangement of electrons, तो ये होते हैं आइसोस्टेर्स। जिस तरह कार्बन डाइऑक्साइड और N2O है, ठीक है। तो इनकी अगर आप देखेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड इनका एक ही जैसा होगा। अब अगर इनकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी भी सेम हो तो फिर हम कहते हैं ये आइसोस्टेरिज्म नहीं है, ये बायो आइसोस्टेरिज्म है, ठीक है। तो बायो आइसोस्टेरिज्म, अब ये जो ड्रग है ना एंथ्रानिलिक एसिड, अब ये इसी की एग्जांपल, हमने OH को NH2 से रिप्लेस किया है।
अब O और H इनमें टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? ऑक्सीजन में होते हैं 8, हाइड्रोजन में होता है 1, तो इसके आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन हो गए टोटल 9। NH2 में भी देखें ये भी 9 है, नाइट्रोजन में 7 और हाइड्रोजन में 2, तो ये भी हो गए 9। तो देखें दोनों में 9 इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड इनका एक जैसा है। एटॉमिक नंबर भी देखिए तो नाइट्रोजन का है एटॉमिक नंबर 7, हाइड्रोजन का है 1, तो 2 है तो 2। एटॉमिक नंबर भी दोनों का 9 बनता है। इसका मतलब है कि मॉलिक्यूलर साइज भी सेम है और इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टीज भी सेम है, इसलिए इनकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी भी सेम होगी। तो ये बात काफ़ी हद तक ठीक है कि एंथ्रानिलिक एसिड डेरिवेटिव्स की एक्टिविटी सैलिसिलिक एसिड की तरह ही है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई है? Yes, सर sir. अगर यस सर। अगर अगर बायोलॉजिकल एक्टिविटी दोनों की सेम है तो फिर हम रिप्लेस क्यों कर रहे हैं? फिर कोई वजह तो होगी ना रिप्लेसमेंट की सर। सेम का मतलब ये बेटा कि ये सेम एंजाइम पे उसी एक्टिव साइट पर जाकर बाइंड करते हैं। ठीक है, ये सेम का मतलब है। बाकी जो होता है ना कि आगे पोटेंसी उससे ज़्यादा है या उससे कम है, ये पॉसिबिलिटी होती है। अब जिस तरह देखें ना, आपने फॉर एग्जाम्पल एंथ्रानिलिक एसिड डेरिवेटिव बनाया, तो अब इनकी हो सकता है कि बायो अवेलेबिलिटी ज़्यादा हो, इनकी मेम्ब्रेन क्रॉसिंग एबिलिटी ज़्यादा हो। ठीक है, आगे ये एक्टिव साइट के साथ जाकर इसकी एफिनिटी कुछ ज़्यादा हो उससे, मतलब थोड़ी बहुत ही वेरिएशन तो इन चीज़ों में आ सकती है, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर होते हैं ना ड्रग्स की अपनी साइट तक पहुंचने से पहले और उसके बाद। लेकिन सेम का मतलब ये है कि उसी एक्टिव साइट पर ये उसी तरीके से जाकर बाइंड कर सकते हैं, इनका टारगेट सेम होता है और ये सेम टारगेट के ऊपर अटैच हो जाते हैं। ये जो है ना सेम बायोलॉजिकल एक्टिविटी का मतलब है। लेकिन इंटेंसिटी का डिफरेंस जरूर हो सकता है कि एक ज़्यादा हो एक की कम हो, एक की बायोअवेलेबिलिटी ज़्यादा है एक की कम है, एक की मेम्ब्रेन क्रॉसिंग ज़्यादा है एक की कम है, किसी की सॉल्युबिलिटी ज़्यादा हो किसी की कम हो, तो ये अलग फैक्टर्स हैं, ये हो सकते हैं बीच में। ठीक है ओके सर। जी। अब इसकी एग्जांपल है अमाइनो पायरीन एंड प्रोपाइल फेनाजीन। अब यहाँ पर अमाइनो पायरीन में देखें, यहाँ पर तो एक टर्शरी अमाइन ग्रुप है, नाइट्रोजन उसके साथ CH3। अब इससे हमने जब प्रोपाइल फेनाजोन बनाया तो इसमें देखें क्या चेंज है, नाइट्रोजन को सिर्फ रिप्लेस किया है CH से। ठीक है, ये देखें ये सेंटर में ये जो आपको पॉइंट नजर आ रहा है दिस इज CH। तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 7। अब C और H का मिलाएं तो कार्बन 6 हाइड्रोजन 1 7, तो आपने नाइट्रोजन को CH से रिप्लेस कर दिया। ठीक है, तो ये एक न्यू ड्रग हमने बना दी। अमाइनो पायरीन मार्केटेड एज एन एनाल्जेसिक एंड एंटी-इंफ्लेमेटरी ड्रग इन 1896। इन 90 it was revealed that aminoparin was carcinogen। तो अब फिर इन्होंने इसको रिमूव कर लिया। अमाइनोपायरीन हम अपने अगले लेक्चर के अंदर हम जो मैं आपको अपलोड करूंगा ना उसमें आप पढ़ेंगे। ये प्रोपाइल फेनाजोन क्या है, 1951 में आई। अब ये डाई मिथाइल अमाइनो ग्रुप रिमूव इट्स कार्सिनोजेनिक एक्शन। तो अब नाइट्रोजन को रिमूव किया, CH लगाया तो कार्सिनोजेनिक एक्टिविटी खत्म हो गई। ठीक है, तो ये देखें कितना बड़ा प्लस पॉइंट है। लेकिन इसकी जो टारगेट्स हैं वो वही है, अभी भी ये एनाल्जेसिक और ये एंटी इन्फ्लेमेटरी है। तो ये एक कितनी बड़ी यानी कि ना ये एक एग्जांपल है इस मेथड की सक्सेसफुल होने के। डेरिवेटिव्स एंथ्रानिलिक एसिड के कौन कौन से हैं? 3 बड़ी फेमस ड्रग्स हैं, मेफेनामिक एसिड, फ्लूफेनामिक एसिड और मैक्लोफेनामिक एसिड। ये तीनों एंथ्रानिलिक एसिड डेरिवेटिव्स हैं। ठीक है, इनमें ये मेफेनामिक एसिड का स्ट्रक्चर है। ठीक है, इसमें ये देखें दिस इज एंथ्रानिलिक एसिड पार्ट और दिस इज ज़ाइलीन पार्ट। तो ज़ाइलीन प्लस एंथ्रानिलिक एसिड जब ये कंबाइन हो जाते हैं तो मेफेनामिक एसिड बनता है। आई थिंक ये मार्केट में मेफजेजिक के नाम से आ रही। फ्लूफेनामिक एसिड में देखें तो क्या है, बाकी सेम है, लेकिन सिर्फ यहाँ पर एक इस रिंग का जो है वो थोड़ा सा डिफरेंस है कि बेंजीन रिंग के साथ CF3 है। तो ओवरऑल एंथ्रानिलिक एसिड डेरिवेटिव्स दोनों हैं। ये अब एंथ्रानिलिक एसिड का SAR कर लेते हैं। कार्बोक्सिलिक ग्रुप एंड अमाइनो ग्रुप शुड बी एट एडजेसेंट पोजीशंस। ये सैलिसिलिक एसिड में भी ऐसे ही था, इधर भी ऐसे ही है। If amino group is at para or meta position, then it is inactive. Only एंथ्रानिलिक एसिड is active. तो यानी उनको दोनों ग्रुप्स को ना एडजेसेंट पोजीशंस पर ही होना चाहिए, किसी और पोजीशन पर ये नहीं हो सकते। When any additional ring is added in एंथ्रानिलिक एसिड, then its activity is decreased. ठीक है, एंथ्रानिलिक एसिड में कहते हैं कि आप डायरेक्टली अगर कोई इसके साथ रिंग अटैच कर दें तो फिर इसकी एक्टिविटी क्या होती है वो कम हो जाती है।
हाँ, लेकिन अगर आप अमाइनो ग्रुप के साथ आगे रिंग्स लगाते हैं तो उससे इसके बड़े यूजफुल डेरिवेटिव्स बनते हैं। अमाइनो ग्रुप एट पोजीशन 2 इज नेसेसरी फॉर एक्टिविटी इफ इट इज रिप्लेस्ड बाय सल्फर, ऑक्सीजन, मिथाइलिन ग्रुप्स एक्टिविटी इज ड्रास्टिकली डिक्रीज। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि अमाइनो ग्रुप यहाँ पर बहुत ज़रूरी है। अगर अमाइनो को आप किसी सल्फर के साथ, किसी मिथाइल ग्रुप के साथ, ठीक है ना, या इस एन को आप ओ के साथ रिप्लेस कर लें इन कंपाउंड में, तो फिर एक्टिविटी नहीं है। द मोस्ट एक्टिव एंथ्रेनिक एसिड डेरिवेटिव्स हैव सब्स्टिट्यूशन एट पोजीशन 2, 3 एंड 6 एट सब्स्टिट्यूएंट रिंग। अब ये इंपॉर्टेंट बात है, अब ये सब्स्टिट्यूएंट रिंग है ये वाली, इसमें आगे 2, 3 और 6 पोजीशन पे जो डेरिवेटिव्स हैं ये सबसे ज़्यादा एक्टिव होते हैं। ठीक है, अब आप पिछले भी दोनों कंपाउंड देखें तो इनमें भी देखें 2, 3, 3 और इसमें मैक्लोफेनेमिक एसिड में भी 2, 3 एंड 6, तो इन पोजीशन पर सब्स्टिट्यूशंस हैं। तो इस तरह की सब्स्टिट्यूशंस जो हैं वो सबसे ज़्यादा एक्टिव कंपाउंड्स प्रोड्यूस कर रही हैं। मैक्लोफेनेमिक एसिड इज 25 टाइम्स, अब ये जो लास्ट कंपाउंड हमने पढ़ा है मैक्लोफेनेमिक एसिड, it is 25 times more potent as compared to mefenamic acid. It was introduced in market in 1997, although it was discovered in 1964. तो यानी 25 times इसकी एक्टिविटी ज़्यादा है मैक्लोफेनेमिक एसिड की, और ये स्टिल ये मार्केट में है। It has more GIT toxicity as compared to mefenamic acid. ड्रॉबैक इसका ये है कि इसकी GIT टॉक्सिसिटी ज़्यादा है, जो इसके यूज़ को कोई बहुत ज़्यादा अभी तक पॉपुलर नहीं कर रही। ठीक है ना, अभी तक मेफेनेमिक एसिड का यूज़ सबसे ज़्यादा है क्योंकि इसकी सेफ्टी जो है ना वो सबसे ज़्यादा है इन सब में। सिंथेसिस मेफेनेमिक एसिड की देख लें तो हम ऑर्थोक्लोरोबेंजोइक एसिड लें, इसमें 2,3 डाईमिथाइल एनिलीन ऐड करें इन द प्रेजेंस ऑफ पोटेशियम कार्बोनेट एंड HCl, तो हमारे पास क्या बनता है, एक सॉल्ट बना। ठीक है ना, सॉल्ट फॉर्म बनी है किसकी, मेफेनेमिक एसिड की। तो ये मेफेनेमिक एसिड बन गया, बस इसकी सॉल्ट फॉर्म। अब हाइड्रोलिसिस करें, सॉल्ट रिलीज करें तो ये मेफेनेमिक एसिड प्रोड्यूस हो गया। ठीक है, यूजेज इसके क्या है, एनाल्जेसिक है, एंटीपायरेटिक और एंटी इन्फ्लेमेटरी भी है, यूज इन पोस्ट ऑपरेटिव पेन, डेंटल पेन, डिस्मेनोरिया एंड रोमेटिक पेन। बस ये इतना ही है, इस क्लास में कोई लंबा चौड़ा नहीं है। क्वेश्चन है कोई तो पूछें। जी बेटा, क्वेश्चन है कोई? नो सर। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज। लैब अल्लाह हाफिज सर।